टेक्नीकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एक और केमिकल सेक्टर की कंपनी जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। टेक्नीकेम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 1996 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज की केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ट्रेडिंग भी करती है। अगर हम इस कंपनी का बिजनेस देखें तो ये कंपनी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेचती है। ऐसे ही ये कंपनी केमिकल्स को क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करती है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की, तो जो ये कंपनी है, ये कंपनी बहुत सारे केमिकल्स में डील करती है एंड उन केमिकल्स को इस कंपनी ने 3 सेगमेंट में डिवाइड करा हुआ है। कौन कौन से 3 सेगमेंट? तो वो हैं स्पेशलिटी केमिकल्स, पिगमेंट एंड डाई इंटरमीडिएट्स एंड एयर ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री। इन 3 सेगमेंट में इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को डिवाइड करा हुआ है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के 9 स्टेट्स में बेचती है, बट गुजरात से इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। ऐसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के अलावा भी बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अप्रोक्सीमेटली 18 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। एंड इस कंपनी का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान। मैंने आपको बताया था दैट इस कंपनी का 3 तरह का बिजनेस मॉडल है। एक तो वो बिजनेस मॉडल है जहां पर ये कंपनी अपने केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केट में बेच देती है। दूसरा, ये कंपनी केमिकल्स की अपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड देन क्लाइंट्स को बेचती है। इसको हम बोलते हैं कस्टम मैन्युफैक्चरिंग। एंड तीसरा सेगमेंट हो गया इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। तो अगर हम इस कंपनी के बिजनेस को सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है इस कंपनी के उस सेगमेंट से जहां पर ये कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है एंड मार्केट में बेच देती है। अप्रोक्सीमेटली 92% रेवेन्यू आती है वहां से। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 3% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की कस्टम मैन्युफैक्चरिंग से एंड अप्रोक्सीमेटली 6% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के उस सेगमेंट से जहां से ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है। दैट मींस ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सीधे आपके और मेरे जैसे लोगों को नहीं बेच सकती। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंपनीज को बेचती है एंड यहाँ पर जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री हो गई, ऐसे ही हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट एंड स्पेशलिटी डाइज वाली इंडस्ट्री हो गई। स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की भी इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। कोटिंग एप्लीकेशंस में इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एंड इसके अलावा अदर केमिकल्स एंड इंटरमीडिएट इंडस्ट्री में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो नाउ अब आप ये देखो दैट इस कंपनी की किस इंडस्ट्री से कितनी रेवेन्यू आती है। अप्रोक्सीमेटली 30% वो फार्मा इंडस्ट्री से आती है। अप्रोक्सीमेटली 24% रेवेन्यू वो इस कंपनी की हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट एंड स्पेशलिटी डाइज से आती है। स्पेशलिटी केमिकल से अप्रोक्सीमेटली 31% रेवेन्यू आती है। कोटिंग एप्लीकेशन इंडस्ट्री में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो है अप्रोक्सीमेटली 11.6% एंड लेस देन 4% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की केमिकल एंड इंटरमीडिएट्स इंडस्ट्री से। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये स्पेशलिटी सेक्टर की कंपनियां होती हैं, अगर हम एसएमई सेगमेंट वाली कंपनीज को छोड़ दें तो उन कंपनीज की रेवेन्यू काफी अच्छे पेस से ग्रो हो रही है। ऑन एन एवरेज जो हमने देखा है वो 20 से 60% के रेट पर उनकी जो रेवेन्यू होती है ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रही होती है। अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर वो कंपनियां ऑपरेट कर रही होती हैं। अच्छा उनका ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन होता है। तो अब हम इस कंपनी को देखते हैं दैट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 44 करोड़ रुपीस का। अगले साल ऑलमोस्ट सिमिलर है। मार्च 2024 में यह 52 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में जून 2024 में यह 57 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो मार्च 2022 में यह 68% थी। अगले साल ये 51% है, कम हुई है। फिर मार्च 2024 में यह फिर से कम हुई है, ये 46.77 करोड़ रुपीस की है एंड इस साल जून 2024 में यह 14.88 करोड़ रुपीस की है। तो आप रेवेन्यू देखो, ट्रेंड नजर आ रहा है बट वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 2024 में ये 3.43 करोड़ रुपीस का था। अगले साल ये 1.73 करोड़ रुपीस का है। मार्च 2024 में ये 4.73 करोड़ रुपीस का है एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 1.41 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया है। अगर हम ऑपरेटिंग कैश की बात करें तो ये कंपनी पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। मार्च 2022 में ये 0.87 करोड़ रुपीस का था, 87 लाख रुपीस का था। अगले साल ये 3.35 करोड़ रुपीस का हो गया है।
मार्च 2024 में 2.61 करोड़ रुपीस का हो गया है। एंड इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में इस कंपनी ने 69 लाख रुपीस का कैश जनरेट करा है अपने ऑपरेशन से। एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में 16.6 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। एंड ये कंपनी 21% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 10% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। सबसे कंसर्निंग बात क्या है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में, दैट इस कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूअसली नीचे गिरती जा रही है। एक और कंपनी इसी कंपनी के साथ में अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उसकी भी रेवेन्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो फिर ऐसे टाइम में कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आती हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है दैट मैनेजमेंट को पता है अब इस बिजनेस में जान नहीं रह गई है, एक काम करते हैं अपने शेयर्स को मार्केट में बेचते हैं एंड धीरे धीरे अपनी शेयर होल्डिंग कम करते रहेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट वो नए एरियाज में एंटर करने वाले हों, बिकॉज जो ये केमिकल्स होते हैं ये काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम मार्जिन की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी देखने को मिलती है। आई मीन किसी केमिकल में आपको काफी थिन मार्जिन दिखते हैं, ऑन दी अदर हैंड किसी केमिकल्स में आपको बहुत ज्यादा मार्जिन दिखते हैं। आई मीन इनफैक्ट देयर आर केमिकल्स जहां पर जो आपके मार्जिन होते हैं वो 1000% तक के भी होते हैं, ऐसे केमिकल्स भी हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी लुक्रेटिव मार्जिन वाले केमिकल्स होते हैं, बट वो केमिकल टू केमिकल डिपेंड करता है। एंड वो केमिकल्स जो इतने ज्यादा मार्जिन पर बिकते हैं उनका मार्केट साइज बहुत छोटा होता है एंड उनकी डिमांड भी बहुत कम होती है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज इस कंपनी को भी अपनी एक्सपेंशन करना है, कैपिटल एक्सपेंशन करना है, नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करनी है एंड अपने डेट को भी कम करना है, बिकॉज इस कंपनी की बुक्स में प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा डेट है एंड थोड़े से पैसे कंपनी यूज करेगी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। तो अब हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नाउ ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 95.27 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। एंड इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है यह है 25.25 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 52 रुपीज से 55 रुपीस का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। तो जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,10,000 रुपीस की। 31 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 2 जन को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 7 जन को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। नाउ अब बात करते हैं क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं ये एक और एसएमई आईपीओ है, एक और ऐसी केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसकी रेवेन्यू वो बढ़ नहीं रही है, ईयर ऑन ईयर धीरे धीरे कम होती जा रही है। मार्जिन हालांकि थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं, बट अगर आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी नहीं तो फिर ये आपके बिजनेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। दूसरा, इस कंपनी ने अपने कंपटीशन में एमी ऑर्गेनिक्स को अपना कंपटीटर रिकॉग्नाइज किया है। आई मीन अगर ये कंपनी एमी ऑर्गेनिक की 10% भी होती है तो फिर मान के चलो ये कंपनी आपके अच्छे खासे रिटर्न देने वाली है, फ्यूचर में आपकी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकती है। बट अगर ये कंपनी एमी ऑर्गेनिक से कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है तो फिर इस कंपनी के लिए बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ नहीं रही है, घट रही है। अब जो कंपनी नई कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रही है, उसका किस तरह से यूज करेगी, कौन से केमिकल्स वहां पर मैन्युफैक्चर करेगी, वो केमिकल्स किस तरह से मार्जिन कंपनी को जनरेट करके देंगे, ये हमको फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो अगर आपको कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, फ्यूचर में हो सकता है उस कंपनी के साथ कुछ अच्छा हो, बट अगर वो कंपनी एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो फिर आपको एक्सट्रीमली केयरफुल होना चाहिए। बिकॉज सी जो मेन बोर्ड वाली कंपनियां होती है वहां पर नॉर्मली लिक्विडिटी अच्छी रहती है, बट जो ये एसएमई आईपीओ होते हैं यहाँ पर थोड़े टाइम तक तो लिक्विडिटी ठीक रहती है, बाद में क्या होता है जब आपको अपने शेयर्स बेचने होते हैं आपको बायर्स नहीं मिलते एंड जब आपको खरीदने होते हैं तो आपको सेलर्स नहीं मिलते। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप एक किस्म से स्टकअप हो जाते हो। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।